प्रिय छात्रों, उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में भी अपने समय का सदुपयोग करते होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है गोले की त्रिज्या तथा इकाई सेल के किनारे के बीच संबंध। मतलब आज हम लोग इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल और गोला यानी स्फीयर, जैसा कि पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में आप लोगों ने गोले का मतलब समझा था कि गोले का मतलब होता है अवयवी कण यानी जालक बिंदु, यानी इकाई सेल में जो 8 कोनों पर आप रखे हो वो जालक बिंदु है, अवयवी कण है, जिसको हम लोग कठोर गोला मानकर क्रिस्टल की हम लोग संरचना का अध्ययन करते हैं। क्योंकि क्रिस्टल की संरचना तो त्रिआयामी होती है, तो त्रिआयामी संरचना को बहुत सूक्ष्म से अध्ययन करने के लिए बहुत से यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। उस यंत्रों में जब हम लोग उस क्रिस्टल के बिंदु को जूम करते हैं तो वो गोले के साइज का दिखाई देता है, तो इसलिए हम लोग अवयवी कणों को कठोर गोला मान लिए हैं। और इकाई सेल की किनारे की लंबाई है, तो चूंकि आपको पता है हमारी इकाई सेल 3 प्रमुख हैं, कौन कौन? एससी, बीसीसी और एफसीसी। एससी, बीसीसी और एफसीसी। एससी, बीसीसी और एफसीसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एससी में जाए या बीसीसी में जाए या एफसीसी में जाए, सबसे पहले हम लोग को गोला की त्रिज्या आर मानना पड़ेगा और इकाई सेल के किनारे की लंबाई को ए मानना पड़ेगा, क्योंकि इकाई सेल यानी घन और घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो उसी भुजा को यानी किनारे की लंबाई को हम ए से डिनोट करते हैं। तो हम लोग मान लीजिए पहले में चलते हैं, पहला होगा हम लोग का एससी में। तो एससी में चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि गोले की त्रिज्या बराबर आर तथा इकाई सेल का किनारा लिख सकते हो, किनारे की लंबाई बराबर ए। तब मान सकते हो कि माना कि गोले की त्रिज्या बराबर आर और इकाई सेल के जो किनारे की लंबाई है वो क्या है? ए है। चलिए पहले एससी का आप स्ट्रक्चर बनाइए। एससी का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस प्रकार का होता है, आप देख लीजिए, आपको याद भी होगा। कोनों कोनों पर जालक बिंदु यानी अवयवी कण रहता है। गौर कीजिए, ये कोनों कोनों पर जालक बिंदु है यानी अवयवी कण है। अब सबको पता है कि इकाई के किनारे की लंबाई ये है, तो मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारे किनारे ए हैं। अब हम लोग को त्रिज्या देखनी है, तो गोला कहाँ है? तो कहीं भी गोले ले लीजिए आप। मान लीजिए आपको मन करता है यहाँ लेने का, तो यहाँ गोला लीजिए। तो लेकिन क्या ये दो गोले जो हैं, ये जालक बिंदु एक दूसरे से अलग है? अलग नहीं है, ये चिपके हुए हैं। संरचना को हम स्टडी करने के लिए अलग अलग दिखाए हैं। तो मान लीजिए इस दोनों बिंदुओं को आप लेते हो, ये गोला है, तो यहाँ एक गोला होगा और ये परस्पर एक दूसरे से सटे होते हैं, तो ये गोला होगा। तो यहाँ गोला हो गया, यहाँ गोला हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर गोले की त्रिज्या आर हुई, यहाँ से यहाँ तक लेकर गोले की त्रिज्या आर हुई, और ये जो लेंथ है ये टोटल एक भुजा है, तो ये कितनी है? ए है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी, ये भुजा ए बी है, ए बी को क्या बोलते हैं? ए। और ये ए बी बराबर क्या है? आर प्लस आर। तो ए बी बराबर आपको पता चला है क्या होता है? आर प्लस आर बराबर 2r। अब ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर क्या है? ए है। तो देयरफॉर 2r बराबर क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर आर प्लस आर तो है ही, और ए बी एक भुजा भी है, और भुजा की लंबाई कितनी है? ए। तो 2r बराबर ये हो गया। तो देयरफॉर r बराबर क्या हो गया? ए बटा में 2। यहां पर एक रिलेशन मिला एससी के लिए। r बराबर आपको क्या मिला है बाबू? एससी के लिए मिला r बराबर ए बटा 2। इसी को अगर 2r की जगह पर रखते हैं, तो 2r की जगह पर रखते हैं, तो यहीं पर यह आप लोग ये भी लिख सकते हैं d बराबर ए। d मतलब व्यास,
व्यास, डायमीटर यहां से यहां तक जो गया है आर और आर, ये दो आर है, दो आर मिलकर क्या बनता है, डी, व्यास। चलिए अब हम दूसरे इकाई सेल यानी बीसीसी के बारे में बात करते हैं। बीसीसी, बीसीसी दूसरा है बीसीसी में, तो बीसीसी में भी वही कहानी, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर आर और इकाई सेल के किनारे की लंबाई बराबर ए। इकाई सेल का किनारे की लंबाई बराबर क्या होगी, ए। चलिए तो बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लीजिए। तो बीसीसी में ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि कोनों के अलावा अंतः केंद्र पर भी एक बिंदु होता है, अंतः केंद्र यहां पर है, इसी बिंदु को भी रखोगे। अब हम लोग यहाँ पे गोले बनाते हैं, तो ये यहां पर है, ये इसका एक गोला बनेगा, यहां पर एक है, इसका एक गोला बनेगा, यहां पर एक है, इसका एक गोला बनेगा। चलिए अब हम इनको मिलाते हैं, डॉट 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 करके, गौर कीजिए ये गोला है तो ये त्रिज्या आर होगी, यहां भी एक केंद्र है, केंद्र पर से निकालिएगा आप लोग, तो इधर भी आर है और इधर भी आर है और यहां भी आर है। और यहां आप मान लीजिए ये बिंदु ए है, तो यहां पर चूंकि एंगल नहीं बन रहा है तो यहां पर डॉट 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 करके ए भी मिलाना पड़ेगा, ये एंगल ए तो ये बी और ये सी और ये क्या हो जाएगा, डी। चलिए गौर से देखिएगा, ए बी किनारे की लंबाई ए होगा, बीडी भी किनारे की लंबाई ए होगा, सीडी भी किनारे की लंबाई ए होगा, ये आर हो गया। अब हम लोग को चलना है त्रिभुज बीसीडी में। अब चलते हैं हम लोग ईमानदारी से त्रिभुज बीसीडी में। बीसीडी में चलते हैं, तो बीसीडी में कर्ण कौन है, बीसी है, तो सबको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर यानी बीसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो देयरफॉर बीसी स्क्वायर बराबर आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि CD भी A है और BD भी क्या है, A है। चलिए अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में चलते हैं, तो त्रिभुज ABC में चलते हैं, तो AC बराबर पहले निकाल लीजिए। AC बराबर कौन हो गया, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर बराबर 4R। चलिए 4R हो गया। अब गौर कीजिए AB इसमें क्या है, A है और BC यहां पर निकाल ही चुके हैं। अब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो इसमें कर्ण कौन होगा, तो कर्ण ये ऑलरेडी पता चल गया, इसमें AC अननोन है, AC निकालना है तो AC कर्ण होगा, तो इसमें कर्ण होगा AC। तो AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब मतलब AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। तो बराबर यहीं पर लिख सकते हैं हम लोग, AB कितना है, AB स्क्वायर, तो AB A है तो A स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो BC है आपका 2A स्क्वायर, तो ये हो गया 2A स्क्वायर। चलिए या AC का वैल्यू आपको मिल चुका है, AC कितना है 4R, तो 4R का होल स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, या ये 16R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। चलिए गौर कीजिएगा, या दोनों ओर रूट कर देते हैं यानी वर्गमूल कर देते हैं स्क्वायर हटाने के लिए, तो ये 16 का वर्गमूल 4R बराबर ये 3 का √3 ही हो जाएगा और A स्क्वायर का A, तो देयरफॉर आपको व्यंजक मिला R बराबर √3A बटा में 4, ये आपका व्यंजक हुआ। व्यंजक के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 है 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 है, जिसको 2 मल्टीपल 2 लिखते हैं, तो इसमें से 2 निकलेगा, यहाँ पर आएगा 2R, तो ये देयरफॉर D बराबर हो जाएगा √3A बटा में 2। ये भी एक नया फॉर्मूला निकल जाएगा व्यास बराबर। तो R और D का दोनों का फॉर्मूला BCC में मिल गया। तो आपको याद रखना है BCC में आपको याद रखना है कि R बराबर कितना होता है, तो √3A बटा में 2 होता है, इतना आपको याद रखना है। अब बारी आती है तीसरे नंबर FCC की। FCC में भी जाओगे तो माना कि गोले की त्रिज्या बराबर है और इकाई सेल के किनारे की लंबाई बराबर A है। FCC का आपको स्ट्रक्चर बनाने आता ही है। यदि आप FCC में जाते हैं तो खूब प्रेम से स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक सुंदर स्ट्रक्चर बनकर तैयार होती है, जिसमें कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी बिंदु होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, अवयवी कण होते हैं। प्रत्येक फलक का मतलब 6 फलक, 6 फलक का मतलब देखिए 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे, 5 6। अब इसमें से कहीं एक जगह चलिए किनारे वाला पकड़ेंगे, हम लोग को व्यंजक सिद्ध करने में आसानी होगी। ये मान लीजिए ये गोला है, ये एक गोला है और ये एक गोला है। गौर कीजिए, इसको डॉट 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 करके मिलाते हैं हम लोग, तो ये R होगा। यहाँ ये गोले में पूरा व्यास है तो ये 2R होंगे,
यहाँ पर एक ही R होगा। गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि ये A है तो ये B होगा और ये C होगा। ये जो BC है ये किनारे की लंबाई A, AC भी किनारे की लंबाई A। अब बात करते हैं हम AB की। AB कितना है तो AB बराबर यहाँ पर क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R बराबर 4R। गौर कीजिएगा, यहाँ पर कर्ण कौन होगा, कर्ण कौन होगा तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और यहाँ पर ऑलरेडी BC A है और AC भी क्या है, A है। ये दोनों भुजाएं बराबर है। जब दोनों भुजाएं बराबर है तो इसमें तो कोई कर्ण हो ही नहीं सकता, मतलब कर्ण कौन है, AB है। तो चूंकि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, या AB स्क्वायर मतलब 4R का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों ओर से इधर ऐड कर देते हैं 2A स्क्वायर। अब यहां से दोनों ओर से स्क्वायर वाला पॉइंट खत्म करते हैं तो या 4R बराबर √2A हो सकता है, नहीं दिक्कत है, चलिए दिक्कत है तो छोड़ दीजिए, इतना भी रहने देते हैं। 4R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर मिल गया हमको, तो या हमको मिल गया यहाँ पे 16R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब ये 2 से 16 को डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है या 8R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। गुड, तो अब चलते हैं या, अब दोनों रूट कर देते हैं तो 8 का रूट करेंगे तो या 8R स्क्वायर अंडर रूट बराबर A स्क्वायर अंडर रूट, तो या 2√2R बराबर A। तो देयरफॉर R बराबर A बटा 2√2 मिलेगा हमको। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। अब देयरफॉर D बराबर क्या हो सकता है तो D बराबर ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 2R बराबर D, तो ये बच जाएगा A बटा √2। ये दोनों रिलेशन आपके क्लियर हो गए। लेकिन आपको याद रखना है यही कि FCC में R बराबर क्या होता है, FCC में R बराबर होता है A बटा 2√2। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशियंसी। ये क्या चीज है तो इसको जानने से पहले आप ऑलरेडी पहले की क्लासों की चीजों को याद कीजिए कि कुल परमाणुओं की सहभागिता कितनी थी इसमें। तो जैसे आपको याद है कि हम लोगों ने बताया था 3 प्रमुख हैं, SC, BCC और FCC। तो हम तीनों को लेते हैं। यहां पर मान लीजिए इकाई सेल है तो इकाई सेल में हम 3 ही लेते हैं। कौन, एक लेते हैं SC, एक लेते हैं BCC और एक लेते हैं FCC। अब गौर करते हैं हम लोग कोने पर सहभागिता या सहभागिता, फिर वही काम होगा अंतः केंद्र पर। फिर होगा फलक के केंद्र पर। यहां भी यही होगा फलक के केंद्र पर सहभागिता। और उसके बाद यहां पर होगा कुल, योगफल में होगा कुल। तो जैसा कि आपको पहले ही पता था कि कोने पर सबके 8 होते हैं कण और उनकी सहभागिता 1/8 होती है। तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1, यहां भी 8 गुणे 1/8 बराबर 1, यहां भी 8 गुणे 1/8 बराबर 1। अंतः केंद्र पर बात करें तो अंतः केंद्र केवल BCC में होता है, SC और FCC में नहीं होता है। तो यहां पर 0 होगा, यहां पर 1 होगा और यहां पर 0। अंतः केंद्र FCC में होता है। फलक के केंद्र पर तो SC में और BCC में फलक के केंद्र पर कोई नहीं होता है, लेकिन FCC में 6 होते हैं। लेकिन 6 की जो सहभागिता है वो कितनी होती है, 1/2, क्योंकि 2 जो है दो जो चीजें हैं एक ही में काम करती हैं तो उनका जो भाग होता है 1/2 होता है। तो बराबर ये क्या हो जाता है 3। टोटल जोड़ते हैं तो ये 1 और ये 2 और ये 4, 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 3 4। इतना को आपको याद रख लेना है कि ये इनके कुल परमाणु यानी सहभाजित परमाणु है जिनका कि अब संकुलन क्षमता में यूज होने वाला है। अब आपके दिमाग में होगा कि संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है। चलिए संकुलन क्षमता का मतलब आपको बताते हैं हम लोग। तो अभी जो आपने पीछे गोलों की संख्या निकाली, टोटल सहभागिता वाले गोलों की संख्या, SC में 1, BCC में 2 और FCC में 4।
उनके द्वारा इकाई सेल में जितना भाग घेरा जाता है उसी के प्रतिशत को बोलते हैं संकुलन क्षमता। यानी एकक कोष्ठिकाओं में गोलों के द्वारा अध्यासित अधिकतम स्थान के प्रतिशत को बोलते हैं संकुलन क्षमता। यानी इकाई सेल में गोलों के द्वारा जो भाग भर दिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, उसी स्थान के प्रतिशत को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। इसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी और पीई से डिनोट करते हैं। यह भी आपको बजाने वाली बात है कि एसएससी का रूल ठीक है, बीसीसी और ईसीसी का कैलकुलेशन एक साथ चलता है। जैसे बीसीसी में कुल सभाजित परमाणुओं की संख्या 2 थी, उसी तरह ईसीसी में ही 2 ही होगी। उसी तरह अगर आप बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी का कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, एफसीसी का कैलकुलेशन जो है वो एचसीपी और सीसीपी के समान चलता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एफसीसी में आएगा संकुलन क्षमता वही एचसीपी और सीसीपी में भी होगा। अब संकुलन क्षमता को फिर से रिपीट करते हैं। संकुलन क्षमता का मतलब होता है गोलों के द्वारा अध्यासित स्थान का प्रतिशत। तो संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग इफिशियंसी, पीई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीई का फॉर्मूला बराबर होगा गोलों के द्वारा ग्रहण स्थान यानी अध्यासित स्थान, ऑक्यूपाइड प्लेस, और बटा में इकाई सेल का आयतन, बटा में इकाई सेल का आयतन और गुणे 100% है। तो पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता बराबर हो गया गोलों के द्वारा ग्रहण स्थान बटा में इकाई सेल का आयतन गुणे 100। अब हम एक एक सेल में देखते हैं। जैसे पहला नंबर होगा एससी में, तो पहले ये बताइए एससी में कुल गोले कितने हैं? 1। तो हमको एक गोले का आयतन निकालना है, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला तो सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसलिए अगर इसमें अगर हम आएंगे एससी में, तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या होगा वो देखिए, गोले के द्वारा ग्रहण स्थान, तो 4/3 पाई आर क्यूब, अब बटा में इकाई सेल का आयतन मतलब ए क्यूब, अब गुणे 100। चलिए अब यहां पे जाने से पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग एक ही 4/3 पाई आर क्यूब रखे, क्योंकि एक ही गोले का, ये एक गोले का आयतन था। तो एसएससी में एक ही गोला होता है, एक ही सहभागिता में भाग लेने वाला गोला होता है केवल कोनों पर। चलिए गौर कीजिए, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। या तो अब आर को ए में बदलो या ए को आर में। तो आर को ए में या ए में आर को बदलने का तरीका क्या है? तो आपको पता है, क्योंकि एसएससी में आर बराबर होता है a/2, तो r बराबर a/2 होता है। तो यहां से या तो a की जगह पर r का वैल्यू रखो या r की जगह पर a का वैल्यू रखो। हम कुछ नहीं करते हैं, r की जगह पर a/2 रख देते हैं। तो बराबर ये क्या होगा वो देखिए, 4/3 पाई अपनी जगह पे रहेगा और r क्यूब मतलब a क्यूब, अब बटा में 8, अब बटा में ये हो गया a क्यूब, अब गुणे 100। गौर से देखना है, ये कटने वाली चीजें हैं, ये कटेंगी भी बराबर। गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो ये क्या क्या हो रहा है, 4 पाई ए क्यूब बटा में 4 पाई ए क्यूब बटा में ये 3 और 8 नीचे आ रहे हैं, 3 गुणे 8 गुणे ए क्यूब, अब गुणे 100 रह गया यहाँ पे। ए क्यू कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है हम लोग को बराबर। ध्यान दीजिए, पाई का वैल्यू होता है 3.14 गुणे ये 100 है, 100, अब बटा में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 को, तो 3 वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बराबर ये 314, 314 बटा में 6। अब डिवाइड करते हैं तो 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 5 2.36 यानी लगभग बराबर आ जाएगा ये 52.4%। गौर कीजिए, एससी की संकुलन क्षमता कितनी होगी? 52.4%। इसका मतलब ये हुआ कि एससी में 52.4% भाग भरा हुआ है और शेष भाग खाली है। तो रिक्त स्थान का प्रतिशत बोलेगा तो 100 में से इसको घटा दीजिएगा, लेकिन भरे हुए स्थान का प्रतिशत बोले यानी संकुलन क्षमता बोले एससी में तो होगा 52.4%। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बीसीसी। तो बीसीसी में भी जाएंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, पैकिंग इफिशियंसी बराबर गोलों के द्वारा ग्रहण स्थान। तो ठीक इसके पहले आपको बताया बीसीसी में कितने गोले हैं भैया? कुल 2।
तो दो गोलों का आयतन मतलब 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अब बटा में ए क्यूब इकाई सेल का आयतन अब गुणे 100। अब बताइए आपको याद है चूंकि बीसीसी में आर का फॉर्मूला क्या होता है √3a और बटा में 4 √3a बटा में 4। बीसीसी में जो आर का फॉर्मूला होता है वो √3a बटा में 4 होता है। तो अब ध्यान दीजिए आपको या तो आर को ए में बदलना है या ए को आर में बदलना है। अगर ए को बदलना है तो ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा उल्टा करके, नहीं यहाँ पे आर का निकला हुआ तो आर की जगह पर रखते हैं तो हम आर की जगह पर रखते हैं। तो देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होगा वो देख लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, चूंकि r बराबर √3a बटा में 4 होता है, हम r की जगह पे √3a बटा में 4 वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा पैकिंग एफिशिएंसी P बराबर होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8/3 मल्टीपल पाई मल्टीपल ये r का वैल्यू रख के करते हैं तो ये हो जाएगा 3√3a क्यूब अब बटा में 4 का अगर क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा और बटा में वैल्यू आया a क्यूब और ये हो गया गुणे 100 बराबर। इसको सिंपल करने के लिए एक साथ लेते हैं 8 गुणे पाई गुणे 3√3a क्यूब अब बटा में 3 मल्टीपल 64 अब गुणे a क्यूब अब गुणे 100। ये ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई किए 3 64 3 और 64 ये नीचे आ गया और ये गुणे 100 तो सब पे है अपनी जगह पे। ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, ये 8 बार में कैंसिल हो गया, ये √3a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बराबर किसको तो पाई √3 गुणे 100 बटा में 8 बराबर √3 का वैल्यू 3.14 मल्टीपल 1.732 मल्टीपल 100 बटा में 8 3.14 मल्टीपल 1.732 ये पाई का वैल्यू है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 और ये 100 है ये 8 है। इसको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करोगे ये लगभग आता है 68%। यानी बीसीसी में गोलों के द्वारा ग्रहण किए हुए स्थान का प्रतिशत है 68%। 68% का मतलब ये हुआ कि इसमें 32% भाग रिक्त है। तो बीसीसी में अगर भरे हुए स्थान का प्रतिशत पूछे तो 68%, खाली स्थान का परसेंट पूछे तो 32%। तो ये भी आपको पता चल गया कि बीसीसी में कितना परसेंट खाली है स्थान और कितना परसेंट भरा हुआ है। अगले टॉपिक पे आते हैं। एफसीसी में कुल गोलों की संख्या 4 होती है तो पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालने जाएंगे पी बराबर तो यहाँ पर गोलों के द्वारा ग्रहण स्थान, तो गोले कितने हैं 4, तो 4 गुणे गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब अब बटा में कितना हो जाएगा भुजा क्यूब इकाई सेल का आयतन अब गुणे 100। और ये सबको पता है चूंकि इसमें r बराबर कितना होता है तो सबको पता है। अभी पीछे जस्ट निकाले a/2√2। अब वर्ग कीजिएगा यहाँ पे, अब r की जगह पे हम a/2√2 रखेंगे तो देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी p बराबर क्या हो जाएगा वो देखिए। ये 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 बटा में 3 पाई आ गया, r की जगह पे इसका वैल्यू रखते हैं a क्यूब हो गया अब बटा में इसका क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, √2 का करेंगे तो 1 बाहर आएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, √2 हो जाएगा 16√2 अब बटा में ये हो गया a क्यूब गुणे 100। ये बराबर देखिए। अब इसको सिंपल करते हैं 16 मल्टीपल पाई मल्टीपल a क्यूब अब मल्टीपल 100। ऊपर वाले सारे टर्म ऊपर और नीचे वाले सारे टर्म नीचे, मतलब 3 गुणे 16√2 अब गुणे a क्यूब कैंसिल, 16 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल होने वाला नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बराबर हो गया पाई मल्टीपल 100 अब बटा में शेष क्या बचा है 3 मल्टीपल √2 बराबर ये क्या बच गया वो देखिए। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 100 अब बटा में 3 मल्टीपल √2 का वैल्यू 1.414 ये याद ही होगा आपको। √2 का वैल्यू बराबर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करोगे तो 314 अब बटा में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 4 2 ये आ गया। इससे जब डिवाइड करोगे ये लगभग आ जाता है 74%। यानी एफसीसी में भरे हुए स्थान का प्रतिशत 74% है, यानी खाली स्थान का प्रतिशत 26% है। अगर एफसीसी में 74 आया है तो एचसीपी और सीसीपी, ध्यान रखिएगा एफसीसी में 74 आया है तो एचसीपी और सीसीपी में भी
74% ही संकुलन क्षमता होगी, क्योंकि एफसीसी, एससीपी और सीसीपी का कैलकुलेशन एक साथ चलता है। क्लियर। अब आप लोग को एक और नया फॉर्मूला देखना है, वो फॉर्मूला है इकाई सेल के घनत्व और किनारे के बीच में क्या संबंध है। तो इसको आप लोग जरा रिमेंबर कर लीजिएगा, क्लासेस ओपन होंगी तो क्लासेस में और डील कर देंगे। ध्यान दीजिए, इकाई सेल का घनत्व यानी डी और उसके बीच में रिलेशन क्या है, तो डी बराबर होता है जेड एम बटा में एन ए इंटू ए क्यू मतलब आयतन। जहां ध्यान दीजिए, जहां डी बराबर इकाई सेल का घनत्व, जहां डी बराबर इकाई सेल का घनत्व, एम बराबर क्या है, एम बराबर है आणविक द्रव्यमान किसका, क्रिस्टल का। आणविक द्रव्यमान है क्रिस्टल का। अब बोलिएगा आप कि क्रिस्टल का हम आणविक द्रव्यमान कैसे बताएं, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको लोगों को फर्स्ट ईयर में बहुत बताया गया है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे m का मान क्या निकालना है, तो आपको बोलता है Cu के लिए, तो Cu का द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास आपको लिख देना है, Cu का 63.5 होता है। मान लीजिए जिंक बोल दे, जिंक का 65 होता है। मान लीजिए लोहे के लिए बोल दे तो लोहे का 56 होता है। मान लीजिए CO2 के लिए बोल दे तो CO2 का कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, CO2 O2 दो है तो 16 दूनी 32 और 12 44। तो इस मॉलिक्यूलर मास की जगह पे आपको द्रव्यमान रखना है। जेड बताएंगे लास्ट में। Na जो है उसका वैल्यू आपका फिक्स होता है 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23, जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के पहले लेसन में ही बताए थे। तो याद रखिएगा Na एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो स्थिरांक भी है जो कि हमेशा निश्चित होता है एक मोल में। अब ये भी कणों की इतनी ही संख्या होती है। ए क्यूब क्या है, तो ए क्यूब जो है इकाई सेल का आयतन है, और Z बराबर क्या है, Z बराबर में ही आपको सावधानी रखनी है। Z बराबर कुल परमाणुओं की संख्या, यानी अभी अभी जो आप लोगों ने सहभागिता ज्ञात करके बताई थी वही, यानी Z बराबर कुल परमाणु की संख्या, मतलब कुल सहभागित परमाणु की संख्या यानी गोलों की संख्या। जैसे क्या होगा, जैसे में आपको रिमेंबर रखना है कि अगर बोलेगा SC में, तो SC में Z बराबर 1 होगा। अगर बोलेगा BCC या ECC में, तो BCC या ECC में Z बराबर 2 होगा। या बोले FCC या HCP या CCP में, और इसमें बोलेगा तो Z बराबर 4 होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, Z की जगह पे आप 3 वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 4। SC रहेगा तो 1 रखिएगा, BCC ECC बोलेगा अगर प्रश्न में तो 2 रखिएगा, और FCC SCP CCP बोलेगा प्रश्न में तो Z का वैल्यू आप 4 रखिएगा। इतनी चीजें हुई। अब आपको समस्या होगी कि इतने पूरे लेक्चर में हमको क्या याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, तो R का रिलेशन और D का रिलेशन SC BCC और FCC के लिए। ये भी याद रखना है कि SC अकेले चलता है, BCC ECC एक साथ चलता है, FCC HCP और CCP एक साथ चलता है। उसके बाद आपको याद रखना है संकुलन क्षमता SC में कितना 52.4% है, BCC में कितना 68% है, FCC में कितना 74% है। इस तरह भी आपको दिखाई दे रहा है कि FCC में परमाणुओं की संख्या अधिक है, तो ये अधिक स्थान घेरेगा तो इसकी संकुलन क्षमता अधिक होगी। इससे थोड़ा कम है BCC में, तो BCC की FCC से तो कम होगी। और सबसे कम संकुलन क्षमता किसकी होगी, SC की होगी। तो SC में जो BCC में और FCC में संकुलन क्षमता निकाले हैं उसको याद कर लेना है कि वो भरे हुए स्थान का प्रतिशत है, और जो शेष है वो खाली स्थान का परसेंट है। इन चीजों का आपको याद रखना है। हालांकि ये आपके क्लासरूम को ओपन करने के बाद इसका रूप कुछ और ही हो जाएगा। ये आप लोग को अभी शॉर्ट में घर पे बैठकर पढ़ने के लिए कुछ दिए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में भी मदद कर सकें। और लाइव क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हैं, चालू हैं, तो आप लोग अपना आईडी पासवर्ड लेकर ज्वाइन करते रहिए और अपने नेटवर्क को सुरक्षित रखिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए, स्वयं को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।